एथिक्स अपने आप में एक पूरा पेपर है। जीएस पेपर 4। अगर आप ऐसे को पेपर 1 मान लेते हो तो फिर एथिक्स हो जाता है जीएस पेपर 5। जनरली ऐसे को अलग से ऐसे बोल दिया जाता है और जीएस पेपर 1 नहीं बोला जाता है, तो उस हिसाब से एथिक्स का पेपर होगा जीएस पेपर 4। एथिक्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मजा आएगा आपको एथिक्स पढ़ने में और एथिक्स के आंसर लिखने में। इसके साथ साथ एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दो जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लगातार लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, तो एथिक्स में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और देखो जीएस पेपर 2 पेपर 3 ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी स्कोर जो है वेरी तो करेगा। मेहनत तो देखो हमेशा काम आती है, बट रिलेटिवली एथिक्स में जो स्कोर है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है। मतलब थोड़ी आपने अच्छे से मेहनत की, स्मार्ट वर्क किया, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दिया, तो एथिक्स में स्कोर ज्यादा आसानी से बूस्ट किया जा सकता है। जैसे देखो ऐसे का स्कोर काफी ज्यादा वेरी करता है। ऐसे में किसी किसी के 90 भी स्कोर आ जाता है, किसी किसी का 160 भी आ जाता है। उसी प्रकार से एथिक्स का स्कोर भी काफी वेरी करता है। विशाखा जिसकी 6th रैंक आई थी इस बार, उनका एथिक्स में स्कोर है 162, काफी अच्छा स्कोर है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको इंटरव्यू की कॉल आई लेकिन एथिक्स में नंबर 90 रह गए, 95 रह गए, तो इस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो उसका। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, 250 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, पूरा पढ़ लिया आपने, कोई गारंटी नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन एथिक्स तो अपने आप में 250 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है। तो ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है एथिक्स के साथ कि पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन ना आए। एथिक्स का ये सब्जेक्ट देखो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एथिक्स देखो बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी के सिलेबस में। 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद से एथिक्स को सिलेबस में शामिल किया गया। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो थ्योरी वाला सेक्शन होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो केस स्टडी वाला सेक्शन होता है। जनरली यूपीएससी 125 मार्क्स की थ्योरी देती है और 125 मार्क्स की केस स्टडीज देती है। मतलब लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 120 मार्क्स, 130 मार्क्स, 130 मार्क्स, 120 मार्क्स ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एथिक्स का जो ये सब्जेक्ट है ये क्या चेक करता है? क्या ये आपकी नॉलेज चेक करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब्जेक्ट देखो नॉलेज नहीं चेक करता है। ये सब्जेक्ट चेक करता है कैंडिडेट की अप्रोच क्या है, कैंडिडेट का एटीट्यूड क्या है एथिकल इश्यूज के प्रति, जैसे इंटीग्रिटी, पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी, इन सब के प्रति कैंडिडेट की क्या सोच है, क्या कैंडिडेट एथिकल है, क्या कैंडिडेट के पास इंटीग्रिटी है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। इंटीग्रिटी के बारे में आपने पूरी रिसर्च कर रखी है, बहुत ज्यादा पता है आपको इंटीग्रिटी के बारे में, लेकिन आपके नेचर में इंटीग्रिटी नहीं है, आपके कैरेक्टर में इंटीग्रिटी नहीं है, तो उस चीज का क्या फायदा? यही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर आपसे नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट करता चीजों की, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो, आपके पास वो वैल्यूज हैं जो कि जरूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और ये आप कैसे दिखाओगे एग्जामिनर को? अपने आंसर्स की सहायता से दिखाओगे ना। इसलिए एथिक्स के पेपर में आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है आपके आंसर्स की सहायता से? एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है क्या कैंडिडेट के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। जैसे सिविल सर्वेंट्स को काफी बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, क्या आप उस सिचुएशन में आते हो तो आपके पास आपकी अप्रोच क्या होगी, क्या आपके पास पोटेंशियल है सिविल सर्वेंट बनने का? ये सब चीजें चेक की जाती है एग्जामिनर के द्वारा आपके एथिक्स के आंसर्स में। इसलिए देखो कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे देखो पुराने समय में गुरुकुल में आपने देखा होगा उस समय कुछ सिलेबस स्ट्रक्चर नहीं होता था। जैसे अब तो मान लीजिए 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हर चीज के लिए आपके पास सिलेबस है जिसकी सहायता से आपको प्रिपेयर करना होता है। लेकिन पुराने समय में गुरुकुल की शिक्षा के दौरान बच्चों को कह दिया जाता था कि आप घूम के आइए, जंगल में जाइए, आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। तो बच्चे घूमने जाते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना, पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करना, ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करना। और स्टूडेंट्स जब वापस आते थे अपने गुरु के पास में तो उनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी चीजों को लेकर, और गुरु उनसे बोलते थे कि आप क्वेश्चंस पूछिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं आप पूछिए, आपकी सारी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा मेरे द्वारा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस बच्चे पूछते उतने ही उनके जो कंसेप्ट्स हैं लाइफ के प्रति वो क्लियर होते जाते। इस प्रकार से पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी। एथिक्स में भी देखो कुछ कुछ ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल नहीं ऐसा, लेकिन एसेंस ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है और आपको भी चीजों को ऑब्जर्व करना है। चीजों को ऑब्जर्व करके आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे देखो आप न्यूज देखते हो कहीं पर भी, वहां से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि किसी सिविल सर्वेंट ने रात रात जाकर, हालांकि सिविल सर्वेंट की कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि वाइफ ने कंसीव किया हुआ था, बावजूद इसके सिविल सर्वेंट ने रात रात जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टीम को लीड किया। तो ये एक एग्जांपल है डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज का। ठीक उसी प्रकार से आपके भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें घटित होंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, वहां पर जब आपको बिल दिया गया तो रेस्टोरेंट वाले ने एक डिश का पैसा ऐड नहीं किया, लेकिन आपने याद दिलाया ओनर को कि भाई आप एक डिश का पैसा ऐड करना भूल गए हो। तो इससे क्या जाहिर होता है? ये एग्जांपल है आपके ऑनेस्ट होने का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप सुबह 4 बजे कहीं पे जा रहे हो कार में या फिर बाइक पर, अब सुबह कोई नहीं है, अब कायदे से आप चाहते तो रेड लाइट को क्रॉस कर सकते थे, कोई देखने वाला नहीं था, बट आपने रेड लाइट को क्रॉस करना उचित नहीं समझा, आप रुके। तो ये एक एग्जांपल है इंटीग्रिटी का कि आप अपनी वैल्यूज पे स्टिक रहते हो इवन तब जब आपको कोई नहीं दिख रहा है। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है आप आज से ही चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। अभी देखो अगर आप एथिक्स पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आप थोड़ा रिलेट नहीं कर सकोगे, लेकिन जैसे जैसे एथिक्स का सब्जेक्ट आपका आगे बढ़ेगा, हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में उनके एग्जांपल्स ढूंढना स्टार्ट करो कि ऑनेस्टी से संबंधित एग्जांपल्स मेरी पर्सनल लाइफ में क्या है। आप न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ते हो तो एग्जांपल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करो। पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर हमारे लीडर्स हैं उनकी लाइफ से एग्जांपल आप कलेक्ट करना स्टार्ट करो जितना आप कर सकते हो। हम भी काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल्स की आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली है। देखो एथिक्स में जब भी आप कुछ लिखो एग्जांपल जरूर दो। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स तो बल्कि और ज्यादा एग्जांपल लिखो। एक एग्जांपल तो आपको हर जगह लिखना ही है, आप कुछ भी एक्सप्लेन करो। इंटीग्रिटी आप एक्सप्लेन करते हो तो एग्जांपल दो, कोई भी वैल्यू आप एक्सप्लेन करते हो तो एग्जांपल दो। अब वैसे देखो आपने जो कंटेंट पढ़ा है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, वहां से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो उन कंसेप्ट्स की सहायता से भी। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप वाकिफ भी होंगे, गांधी जी ने चोरा चोरी मूवमेंट के बाद, चोरा चोरी इवेंट के बाद एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। गांधी जी ने कहा था
कि वायलेंस की सहायता से हम आजादी नहीं अचीव कर सकते। अगर देखो मीन्स ही गलत है तो फिर हम सही ढंग से एंड को अचीव नहीं कर सकते। ये गांधी जी का मानना था, क्योंकि वायलेंस हुआ था चोरा चोरी की घटना में, तो गांधी जी को लगता था कि वायलेंस एक तरीका नहीं हो सकता आजादी पाने का। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एंड्स इंपॉर्टेंट है या फिर मीन्स इंपॉर्टेंट है? तब आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज देखो, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है कि आपके लिए जॉब पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जॉब के लिए जो टेस्ट चल रहा है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि आप चीटिंग करके उन क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो क्या आप चीटिंग करोगे? आप लिखोगे नहीं। अगर देखो मीन्स गलत है तो फिर एंड्स हम नहीं अचीव कर सकते। शॉर्ट टर्म में बेसिक हमको सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान तो होगा ही। इसलिए मीन्स का सही होना जरूरी है, सही तरीके को अपनाना जरूरी है एंड्स अचीव करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि आपने जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 जो पढ़े हैं, वहां से आप बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। जैसे राजा राम मोहन राय की बात है, इन्होंने सती को खत्म करने के लिए काफी अच्छा काम किया था। मतलब सती जो खत्म हुई ब्रिटिश ईरा के दौरान, राजा राम मोहन राय ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सती को खत्म करवाने में। और इसका एक रीजन देखो ये था, राजा राम मोहन राय की सिस्टर इन लॉ वो भी सती हो गई थी, तो उनको सती होते देखना राजा राम मोहन राय को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो इस घटना ने एक कैटलिस्ट का काम किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने और तेजी से सती को खत्म करने की दिशा में काम करना स्टार्ट किया। तो ये एक एग्जांपल है कंपैशन का, एम्पैथी का। कैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी सिस्टर इन लॉ की जगह पर खुद को रखकर देखा और पाया कि सती तो बहुत बड़ी बुराई है, इसे खत्म होना बहुत जरूरी है। देखो ये कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सिमिलर टर्म्स नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज को भी। यूपीएससी सीधा सीधा डिफरेंस में पूछ लेती है कि आप डिफरेंस बताइए एम्पैथी में और कंपैशन में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट हमारा देखो ये चल रहा था कि नॉलेज आपके पास काफी है एग्जांपल्स को कोट करने के लिए, पेपर 1 से, पेपर 2 से, पेपर 3 से। खास करके पॉलिटी से आप बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, संविधान से, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, हर जगह जहां आप देखोगे वहां से आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। और एथिक्स के आंसर्स में तो स्पेशली आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोट कीजिए, मतलब जैसा आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से रेलेवेंट आर्टिकल को, रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को आप कोट कीजिए। इसके बाद एथिक्स में आईआर से आपको कंटेंट मिलेगा, जैसे वार को जस्टिफाई किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो किस बुनियाद पर किया जा सकता है। नेहरू के जो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे, ये अपने आप में इनको एथिकल प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आज ये विवाद है, क्या कोविड-19 को चाइनीज वायरस कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेनिश फ्लू को अगर स्पेन के नाम पर नाम दिया जा सकता है तो फिर कोविड-19 को चाइना के नाम पर क्यों नहीं नाम दिया जा सकता। अब इसका आंसर देखो ये है कि WHO ने गाइडलाइंस जारी की थी 2015 के आसपास कि अगर कोई वायरस नया निकल के आता है तो उसका नाम किसी जगह के नाम पर नहीं रखा जाएगा, किसी कम्युनिटी के नाम पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उस जगह के साथ, उस कम्युनिटी के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, क्या ये एथिकल है चाइना को ब्लेम करना कोविड-19 के लिए। यूरोप में जब प्लेग आया था 15वीं सेंचुरी में, तब यूरोप को तो नहीं ब्लेम किया गया था, तो फिर अब चाइना को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। स्पेनिश फ्लू के लिए स्पेन को दोष नहीं दिया गया था, हालांकि नाम बेशक स्पेनिश फ्लू में स्पेन का है, बट जैसा अब चाइना पर आरोप लग रहे हैं वैसे आरोप उस समय स्पेन पर नहीं लगे थे। हालांकि देखो ये सिर्फ एग्जांपल है, ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स इशू है कि स्पेन की जो अप्रोच थी वो उस समय छुपाने वाली नहीं थी, लेकिन चाइना की जो अप्रोच है वो कोविड-19 के हैंडलिंग में ओपेकनेस काफी ज्यादा है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रही है चाइना की अप्रोच। चाइना ने चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो ये इशू तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। मेरा मतलब सिर्फ आपको एग्जांपल देने का था कि कैसे आप अलग अलग फील्ड से एग्जांपल ले सकते हो, अलग अलग फील्ड से जो इशूज हैं उन पर सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट अब देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट ऑलरेडी आपके पास बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ा बस एथिकल पर्सपेक्टिव से सोचने की आवश्यकता है। जैसे देखो अब जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में जब आप लीडर्स के बारे में पढ़ो तो उनकी वैल्यूज के बारे में पढ़ो, ताकि उन वैल्यूज को आप एथिक्स में कोट कर सको। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अंबेडकर के बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ो तो अंबेडकर के आगे आप लिख लो कि सोशल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन चीजों पर अंबेडकर ने ज्यादा फोकस किया था। अब कल को देखो एथिक्स में इंस्टीट्यूशनलिज्म पे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आ जाता है, सोशल जस्टिस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उस समय आप अंबेडकर को जरूर कोट कीजिए। समझ गए? मतलब अब आप जीएस पेपर 1, 2, 3 का जो भी कंटेंट पढ़ो तो आप उसको थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि कल को आपको एथिक्स का पेपर भी लिखना है, वहां पर ना सिर्फ एग्जांपल्स को कोट किया जा सकता है बल्कि सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, मतलब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट पर। अब आमतौर पर ये तो आप डिस्कस करते हो एडिटोरियल में, इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हो या फिर एनवायरनमेंट में डिस्कस करते हो, बट एथिक्स में देखो इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, वैसे एथिक्स समझने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, पूरा एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो ये वेरी करता है ना बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कि आंसर्स आप कैसे लिखते हो। और एथिक्स में तो आंसर राइटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि एथिक्स के जो आंसर्स होते हैं ना काफी सब्जेक्टिव रहते हैं। मान लीजिए जीएस पेपर 2 में तो सीधा सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जजमेंट है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बट एथिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार बिल्कुल जनरल नेचर के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप क्या करोगे, केस स्टडी तो पूरी सब्जेक्टिव है। तो आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है, कोई आपको कितना भी बता दे बाहर से कि आपको आंसर ऐसा लिखना चाहिए, आप ये लिखो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप आंसर जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक फिर ये स्किल डेवलप होगी नहीं। आप बिल्कुल अपने माइंड से डर निकाल दीजिए कि मुझे लिखना नहीं आता, या फिर मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है जब मैं एथिक्स के आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि अगली लाइन में लिखूं क्या। देखो ये चीजें ना सिर्फ शुरुआत में होती हैं, पहले दिन आप लिखना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है ऐसे इश्यूज आए, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर लिखोगे ना तो ये चीजें दूर होती जाएंगी। समझ गए? तो वो फेमस कहावत है ना कि जिस चीज से आपको डर लगता है वो चीज आप करो तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। तो लिखने में आपको टाइम मत बतिएगा, आगे इश्यूज आएंगे वो सोल्व हम करते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे कि आपको ऐसे आंसर्स लिखने चाहिए तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी एड्रेस होते जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आंसर्स जनरल नेचर के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब क्वेश्चन का कोई जरूरी नहीं एक ही आंसर हो, कई आंसर एक क्वेश्चन के हो सकते हैं और सभी आंसर सही भी हो सकते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये देखो एग्जांपल्स हैं कि कैसे साइंस एंड टेक में भी आपको एथिकल इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो पॉइंट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लास्ट में एथिक्स के सिलेबस पर नजर डालें और क्वेश्चंस पर नजर डालें। उससे पहले देखो एक और चीज, ना सिर्फ जीएस पेपर 1, 2, 3 से आपको कंटेंट मिलेगा एथिक्स के पेपर में, बल्कि एथिक्स के पेपर में आपकी अगर पकड़ है तो इसका फायदा आपको जीएस पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा, ऐसे में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल एक ना एक ऐसे तो देखो एथिक्स से संबंधित जरूर आता है, ज्यादा भी आते हैं लेकिन एक तो जरूर होता ही है। तो एथिक्स के सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है तो इसका फायदा आपको ऐसे में भी देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस वाले पार्ट में आपको एथिक्स के पेपर का फायदा होगा, और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग, मतलब सामान्यतः भी आप जीएस पेपर 2 पेपर 3 में आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे भी आप एथिकल पर्सपेक्टिव को, एथिकल डायमेंशन को डाल सकते हो। अब आप नजर डाल लीजिए सिलेबस पर। देखो एथिक्स का जो सिलेबस है वो 8 पिलर्स पर टिका हुआ है। कौन से ये 8 पिलर हैं? सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। जहां पे ये सेमीकोलन आ जाता है ना, इसका मतलब ये सब टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ये सेमीकोलन आ गया, मतलब ये सब टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसके बाद एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारे सब टॉपिक्स एथिक्स से संबंधित हैं। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज की बारी आ जाती है, ह्यूमन वैल्यूज, लेसंस फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। उसके बाद लीडर्स के आगे है रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोमा है, ये सेमीकोलन आ गया, मतलब ये सब टॉपिक है। उसके बाद रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, तो ये पहला पिलर है। उसी प्रकार से दूसरा पिलर है एटीट्यूड का। एटीट्यूड में कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड का रिलेशन किसके साथ, थॉट के साथ और बिहेवियर के साथ। उसके बाद मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, इसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस और सबसे लास्ट में परसुएशन। परसुएशन को अलग से डिस्कस करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस को अलग से डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक अलग से है, मोरल एटीट्यूड क्या होता है और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, और इसके अलावा एटीट्यूड को कंप्लीटली अलग से डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड होता क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं, एटीट्यूड कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, सब चीजें। नेक्स्ट पिलर है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अंदर अब कुछ वैल्यूज स्पेशली डिफाइन की गई हैं, मतलब मेंशन की गई है सिलेबस में, जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस और सबसे लास्ट में कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। तो इनको तो हम काफी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट पिलर इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है, कंसेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट पिलर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब देखो मोरल थिंकर्स काफी सारे हैं, एक अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, हर एक मोरल थिंकर के बारे में हम नहीं डिस्कस कर सकते। नेक्स्ट है पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्शियस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ये अलग से टॉपिक है। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, ये अलग से टॉपिक है, सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पिलर है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस और सबसे लास्ट में है केस स्टडीज। इन सभी इश्यूज पर केस स्टडी, जैसे एटीट्यूड पर केस स्टडी, इमोशनल इंटेलिजेंस पर केस स्टडी, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस संबंधित इश्यूज पर केस स्टडी। तो ये है एथिक्स का सिलेबस। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस एथिक्स में पूछे जा सकते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए व्हाट इज एटीट्यूड, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। आपकी लाइफ से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पर्सनैलिटी आपको बहुत इंस्पायर करती है, आपके हिसाब से हैप्पीनेस का क्या मतलब है, क्या आपने कभी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस फेस किया है, क्या आपने कभी एथिकल डायलेमा फेस किया है। तो ऐसा पूछकर एग्जामिनर जो है, मतलब यूपीएससी जो है, वो ये तो एज्यूम कर ही रही है कि हाँ कैंडिडेट ने सारे एथिक्स के कंसेप्ट्स को समझा है, बल्कि यूपीएससी ये भी निकलवाना चाहती है कि आप एथिकल हो या नहीं हो, वो कैसे पता लगेगा, आपके आंसर से पता लगेगा। तो जितना ज्यादा आप अपने बारे में जानोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर आंसर आप लिख सकोगे। सेल्फ अवेयरनेस काफी जरूरी है। और केस स्टडी तो जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, 50% वेटेज केस स्टडी को मिलता है इस पेपर में। अब लास्ट में क्वेश्चंस पर एक बार हम नजर डाल देते हैं, इससे पहले कि हम इस सेशन को वाइंड अप करें और अगले सेशन से एथिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करें। आप स्क्रीन पे देखिए, ये पहला पिलर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और इसका सब टॉपिक है एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, आप नजर एक बार मार सकते हो। इसके बाद ये दूसरे सब टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ एथिक्स। डायमेंशन ऑफ एथिक्स में बहुत सारी डायमेंशंस आती हैं, जैसे मीडिया एथिक्स, एनवायरमेंट एथिक्स, स्पोर्ट एथिक्स। तो इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज, इस सब टॉपिक से संबंधित अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस, 7 सिंस का जो कंसेप्ट है महात्मा गांधी का, उसे डिस्कस करना था। ये आता है लेसंस फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स सब टॉपिक के अंतर्गत। ये सब टॉपिक इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, इस बार पूछा जा सकता है, संभावना है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम देख लेंगे। इसके बाद ये है नेक्स्ट पिलर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर देखो ये 2013 में पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स। शुरू में जब एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन टर्म्स में आप क्या समझते हो, इंटीग्रिटी क्या होता है, परसिवियरेंस क्या होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है। उसके बाद 2017 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में इन वैल्यूज की रिलेवेंस बताइए। इसके बाद नेक्स्ट पिलर है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू, डू यू एग्री विद दिस व्यू, डिस्कस। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन बताइए। देखो ये क्वेश्चन आने आजकल बंद हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं पूरी तरह से बंद हो गए हैं, एक आधा क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है, बट अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट पिलर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। इस पिलर में देखो कोड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सीधा सीधा कोड दे दिया गया और बोला गया कि करंट रेलेवेंस में इस कोड को डिस्कस कीजिए या फिर आप इस कोड से क्या समझते हो। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे conflict of interest in the public sector arises when official duties, public interest and personal interest are taking priority one above the each other. How can this conflict in administration be resolved? Discuss with an example. ये थोड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हो गया, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। सबसे लास्ट में है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। इस पर भी आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस पिलर में जो सब टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो देखो हम आगे भी डिस्कस करते ही रहेंगे जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे, बट एक चीज आपको बोलूं, सिलेबस को आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में जो यूपीएससी ने कीवर्ड्स दिए हैं ना, सब टॉपिक्स के जो नाम है ना, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप आंसर लिखते वक्त सिलेबस में मेंशन कीवर्ड्स को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, आपके जो आंसर्स हैं
वो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन के उतना ही करीब जाते जाएंगे। तो सिलेबस आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए और सिलेबस के अंदर जो मौजूद कीवर्ड्स हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए आंसर्स में जब भी आप कर पाते हो। तो इस प्रकार से हमने एक बेसिक ओरिएंटेशन डिस्कस किया, कैसे हम एथिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बस आप देखो एक चीज ये याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल आप मत बनिए, नेचुरल आप रहिए, आप एथिकल रहिए, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जिंदगी में भी आपको एथिकल ही होना चाहिए और वो जो एथिकल वैल्यूज है वो दिखने में चाहिए आंसर्स में, नेचुरल रहिए। ऐसा नहीं कि धक्के से कोट डाले जा रहे हो आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए, एग्जामिनर को लगेगा कि अरे यार ये दिखाना चाहता है, आर्टिफिशियल ढंग से अपने जो आंसर्स है उसको अच्छा बनाना चाहता है। अगर ये एथिकल होता तो ज्यादा इसको बनने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप ही दिख जाता मुझे और मैं अच्छे मार्क्स लेता। तो आप बिल्कुल नेचुरल आपके आंसर्स होने चाहिए, जहां कोट की आवश्यकता है वहीं कोट डालिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि 150 कोट याद कर लिए, पूरे आंसर्स में कोट ही भरे हुए हैं, जहां आवश्यकता नहीं वहां भी कोट डाले हुए हैं, इससे फायदा नहीं होने वाला। जो आंसर्स है वो नेचुरल नहीं लगेंगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग जरूरी है एथिक्स के लिए और अगले लेक्चर से हम एथिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।